डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्हें विनम्र अभिवादन। मंच पर आसीन आदरणीय गुप्ता जी, अभी जिनको आपने सुना वो हमारी ज्येष्ठ मार्गदर्शिका, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय पुष्पाताई बौद्ध, मंच पर आसीन अन्य गणमान्य पदाधिकारी। पुष्पाताई बौद्ध इन्हें सुनने के बाद और कुछ सुनने लायक नहीं रहता, ऐसा मेरा ख्याल है, क्योंकि पुष्पाताई अपने वाणी से जो पुष्प बिखरती है तो पुष्पों से सुगंध तो महकता है, साथ में परिवर्तन की धाराएं भी बहती है। तो पुष्पाताई, आपने जो अपने पुष्प से परिवर्तन की धाराएं बहाने का जो एक प्रयास किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मुझे एक अवसर मिला आपको सुनने का, मैं ताई का आभार व्यक्त करता हूँ। ताई ने अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में इस परिसर का, इस नगर का, यहाँ की व्यवस्था का व्यवस्थापन का भी उल्लेख किया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपका जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ बाबा साहेब का पूर्णाकृति स्टैचू है। स्टैचू तो बहुत जगह रहते हैं, आप नगर में, गांव में स्टैचू रहते हैं, लेकिन स्टैचू के पास भारत के संविधान की प्रास्ताविका है। ये बहुत ही अत्यानंद की बात है। जो नारे हम लगाते हैं, बाबा साहब ने क्या दिया, तो बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया। गर्व महसूस करते हैं, अभिमान महसूस करते हैं, और यह संविधान बाबा साहब ने आज तो नहीं दिया। 26 नवंबर 1949 को इस देश को अर्पण किया बाबा साहब ने, लेकिन ताई ने अपने वक्तव्य में कहा कि कभी हमने इस संविधान को पढ़ने की कोशिश की नहीं की। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हो गए आजादी का अमृत महोत्सव। हमारे आजादी को 75 साल हुए। पढ़ना चाहिए, ये बात हमें 75 साल के बाद आज भी कहना पड़ता है। और संविधान पढ़ो यह कहने के लिए मुझे नागपुर से यहाँ आना पड़ता है। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ जो कलम की भाषा आपको समझाओ। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, जितना मैं जानता हूँ आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक शायर कहते हैं, कभी कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, तुम्हारे बेशुमार सवालों का मैं मुकम्मल समाधान हूं। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, तुम्हारे बेशुमार सवालों का मैं मुकम्मल समाधान हूं। मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। अब भारत के संविधान में हमारे सवालों का अगर समाधान है तो फिर वो समाधान ढूंढने की कोशिश हम क्यों नहीं करते?
हमारी गतिविधियां किस तरफ जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास से मनाते समय और बाबा साहब को अभिवादन करते समय बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से क्या संकल्प इस देश को दिया और इस देश के संकल्प की पूर्ति के लिए इस देश का नागरिक यह जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का वहन हमें किस तरह से करना चाहिए, क्या हम इसका विचार आज के दिन करेंगे। भाइयों और बहनों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जीवन हमारे सामने है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष हमारे सामने है। हम तो बड़े फख्र से कहते हैं कि ये संविधान हमारे बाप ने बनाया, बड़ी अच्छी बात है, बाप ने बनाया क्या, लेकिन पूरी जिंदगी बाप की विरासत पे ही जिएगा कि अपना कुछ करेगा। बाप का गौरव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाप का गौरव करते वक्त बाप ने जो दिशा निर्देश दिया था उस निर्देशन के ऊपर चलना भी मेरा कर्तव्य है। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं। ताई ने उल्लेख किया कि 1920 से लेकर बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष अपने आप में एक वैश्विक आंदोलन था। वैश्विक आंदोलन कोई आसान चीज नहीं है। ताई ने यह भी कहा कि महज पानी के लिए वो आंदोलन नहीं था, महज पानी के लिए आंदोलन नहीं था, वो हक की लड़ाई थी, वो हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई थी, वो हमारे इंसानियत की लड़ाई थी। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी जिंदगी देखा, बचपन से लेकर तो पूरे जीवन भर बाबा साहब को इंसानियत के निर्माण के लिए और उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हम पढ़ते जरूर है बाबा साहब के बचपन के दिनों को, हम याद भी करते हैं कि बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे तो उनको क्लासरूम में बिठाया नहीं जाता था, क्लास के बाहर बिठाया जाता था। सवाल छुड़ाने के लिए बाबा साहब ब्लैक बोर्ड पे आते थे तो सभी बच्चे टिफिन लेके भाग जाते थे। बाबा साहब को पानी नहीं मिलता था। बाबा साहब ने पूरी जिंदगी जो संघर्ष किया उस संघर्ष का सार अगर कहीं होगा तो भारत के संविधान में है। इसीलिए आगे का जो रास्ता है, आगे चलने की जो बात है, इस आंदोलन का काफिला आगे लेके जाने की जो बात है, अगर उसका रास्ता कहीं होगा तो भारत की संविधान में है। ताई ने ठीक कहा, इसके पूर्व भी एक वक्ता ने कहा था कि बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा, हम लोग करेंगे पूरा। तो कैसे करेंगे पूरा? बोलने के लिए तो बड़ा आसान है, नारे लगाने के लिए भी बड़ा आसान है, और नारे लगाने में तो हम बहुत माहिर हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही ऐसे बाप के वजह से हुआ है कि जिसने आंदोलन हमारे पूरे शरीर में, मस्तिष्क में वो आंदोलन की धाराएं बहाई है। बाबा तुम्हारा मिशन अधूरा, तो बाबा साहब का मिशन क्या है? तो बाबा साहब के मिशन का स्टेटमेंट अगर आपको कहीं दिखेगा तो भारत के संविधान की प्रास्ताविका में मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, गोल, आपने ये शब्द सुने होंगे, विजन, मिशन, गोल। तो बाबा साहब का मिशन भारत की संविधान की प्रास्ताविका में है, लेकिन कभी हमने वो प्रास्ताविका गांभीर्य पूर्वक पढ़ने की कोशिश की है?
नहीं। जब भी हम लोग भारत के संविधान की प्रास्ताविका पढ़ रहे थे, बाद में ताई ने उसके ऊपर टिप्पणी भी की कि सर, जब हम प्रास्ताविका पढ़ते हैं तो हमें अनुशासन से पढ़ना चाहिए। वो महज एक प्रास्ताविका नहीं है, वो महज एक शब्दों की इमारत नहीं है। हम लोग शब्दों के साथ खिलवाड़ करने की बहुत कोशिश करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान की प्रास्ताविका में जो जो चीजें नमूद की है, वो चीजें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए तो आवश्यक है ही। इंसान करके हमारी जो ताई ने कहा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हम पढ़ते हैं ना वहां, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये जो चीजें हैं, यह सम्मान की पुनर्स्थापना की बात है, यह प्रतिष्ठा के पुनर्स्थापना की बात है। और वो केवल संविधान के किताब में नहीं रहना चाहिए, वो देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने की शैली में जाना चाहिए। और इसीलिए वो संविधान की प्रास्ताविका, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि प्रास्ताविका यह संविधान का सार है, और इसीलिए हमने वो पढ़नी चाहिए। क्या लिखा है भारत के संविधान की प्रास्ताविका में? तो भारत के संविधान की प्रास्ताविका जिन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मराठी में हम, आम्ही भारताचे लोग असं म्हणतो। यह संविधान किसी भगवान को अर्पित नहीं है, यह संविधान किसी गॉड को अर्पित नहीं है, यह संविधान किसी और के प्रतीक के नाम पे अर्पित नहीं है, या फिर इस संविधान का निर्माता कोई भगवान भी नहीं है। तो हम भारत के लोगों ने यह संविधान स्वीकृत किया है, अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, और वो खुद को अर्पित किया है। अगर हम भारत के लोगों ने यह भारत का संविधान खुद को अर्पित किया है, तो उस संविधान में जो चीजें लिखी है उसका अनुपालन की नैतिक जिम्मेवारी भी हमारी है। हम लोगों को बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी चीजों के लिए दूसरों के ओर थोपने की, या दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने की, या चिकित्सा करने की, या जिम्मेवारी ढकेलने की आदतें भी हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये सरकार ने नहीं किया, ये नहीं किया तो ये अमुक ने नहीं किया, ये नहीं किया तो अमुक ने नहीं किया। अगर भारत का संविधान और भारत के संविधान में लिखी हुई बाबा साहब के दिशा निर्देशन का अनुपालन नहीं होता है, तो जितना इस देश की सरकार जिम्मेवार है, जितना इस देश की कार्यपालिका जिम्मेवार है, जितना इस देश की न्यायपालिका जिम्मेवार है, उतने भी जिम्मेवार भारत के नागरिक करके हम भी हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा देश प्रजासत्ताक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, और डेमोक्रेटिक के पिलर है। डेमोक्रेटिक के पिलर हम जिसे कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधि पालिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, उन प्रोविजंस को, उन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करना जैसी उनकी जिम्मेदारी है, वैसे ही भारत के संविधान में लिखे हुआ भारत निर्माण करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम भारत को देखें तो हमारा भारत 3 हिस्सों में बांटा गया है, बट चुका है। एक वो भारत जो शाइनिंग इंडिया का है, जो टाटा बिरला अंबानी का है। इसीलिए हमारे वामन दादा कर्डक को कहना पड़ता है कि सांगा धनाचा साठ आणि आमचा वाटा कुठं है वो। और यह परिस्थिति, यह जो स्थिति है, वामन दादा ने उस वक्त कहा था
सांगा धनाचा साठा आणि आमचा वाटा कुठं आहे। किसी जमाने में कहा था 2022 में हम चल रहे हैं, हम आज भी बजट के ऊपर वर्कशॉप्स लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट की, बजट की पूरी प्रोविजन क्या है, शेड्यूल कास्ट के लिए और ट्राइबल सब प्लान के लिए प्रोविजंस क्या है। 3 हिस्सों में बांटा गया भारत। एक तो टाटा बिरला अंबानी, जिसे हम भांडवलवादी व्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था हिंदी में कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था। दूसरा जो भारत है वो मिडिल क्लास लोगों का भारत, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, जो रोजी रोटी कमाता है, अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य, ये जो बेसिक नीड है, ये बेसिक नीड जिनकी फुलफिल हुई है, उनका भारत। और तीसरा भारत वो है जो हमने कोरोना के वक्त भी देखा था। तीसरा भारत वो है कि भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन मां अपने बच्चे को दूध पिला नहीं सकती क्योंकि 4 दिन से भूखी है। दूध पिलाने की कोशिश करती है लेकिन स्तन को दूध आता नहीं है क्योंकि वो 3 दिन से 4 दिन से भूखी है। शरीर पर ढकने का कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। आज भी भारत का बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है। हम ताई यहां बैठी है, ताई को मालूम है कि महिलाओं के सक्षमीकरण की हम जब बात करते हैं, सुरक्षित बालनपन है ना, सेफ डिलीवरी की से बात कहते हैं हम, सेफ डिलीवरी। हम निम्न मिडिल क्लास फैमिली के लोग कहते हैं कि सेफ डिलीवरी होना चाहिए क्योंकि महिला का वो फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार है। बहुत बड़ा हिस्सा हमारी मां बहनों का ऐसा है जिनकी सेफ डिलीवरी अभी भी हो नहीं पाती क्योंकि तांडे टोले बेड़े पाल बस्तियां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली हमारी मां बहनों की जो डिलीवरी आज भी होती है, तो जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो उसके पेट पर लात मारकर बच्चे को निकाला जाता है। आज भी ये अवस्था है। जरा देखिए उस तीसरे भारत की तरफ। हम कहते हैं कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। भारत के संविधान के प्रास्ताविका में यह संकल्प है। क्या संकल्प है कि हम भारत के लोग, भारत एक प्रभुत्व संपन्न है तो ठीक है कि भारत अब किसी का गुलाम नहीं है, भारत सार्वभौम है और वो समाजवाद की बात करता है। अब भारत का संविधान समाजवाद की बात करता है और भारत की सरकार, भारत की रेलवे, भारत की एयरलाइंस प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी कहां है? वो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, वो सोशल डेमोक्रेसी है, साथ में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को संविधान देते वक्त जो बाबा साहब का अंतिम और ऐतिहासिक भाषण हुआ था, उस वक्त कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विसंगति युक्त स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी से इस देश को राजनीतिक प्रजासत्ता तो मिल जाएगी, राजनीतिक न्याय तो मिल जाएगा, राजनीतिक समानता तो प्रस्तापित हो जाएगी, 1 वोट 1 वैल्यू की प्रस्तावना तो हो जाएगी। लेकिन यह राजनीतिक न्याय, यह राजनीतिक समानता, यह राजनीतिक लोकशाही अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय में परावर्तित नहीं हुई तो बड़े प्रयासों से संविधान सभा ने निर्माण किया हुआ यह डेमोक्रेटिक का पिलर, ये जो विक्टिमाइज लोग है, ये विक्टिमाइज लोग कोलैप्स कर देंगे, उद्ध्वस्त कर देंगे।
75 साल का ऑडिट कर सकते हैं? क्या हमें ये लगता है कि आज सामाजिक न्याय प्रस्तापित हुआ है? क्या हमें लगता है कि आज आर्थिक न्याय प्रस्तापित हुआ है? अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रस्तापित हुआ है तो आज भी 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे जी रहे हैं? आज भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात, धर्म, वंश, पंथ, लिंग, प्रदेश, भाषा, बाबा साहब ने तो आर्टिकल 14, 15 के वजह से, उनके प्रोविजन के वजह से ये सारी बातें तो खत्म कर दी थी। फिर आज भी जात, धर्म, वंश, पंथ, धर्म, प्रदेश, भाषा के नाम से इंसान को इंसान से बांटा क्यों जाता है? आज भी इंसान के माथे पर लगी हुई जात क्यों नहीं जाती? क्यों कहना पड़ता है पुष्पाताई को जाति तोड़ो? क्यों कहना पड़ता है कि रोटी बेटी व्यवहार करो? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम जन गण मन राष्ट्रगीत गाते हैं, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, हम बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ बोलने की भाषा है, ये सिर्फ बोलने के शब्द है। हमने उस संविधान के प्रास्ताविका के नीचे जो बातें हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और स्वतःप्रत अर्पण, तो ना हमने मन से अंगीकृत किया, ना हमने मन से अधिनियमित किया, ना मन से हमने स्वतःप्रत अर्पण किया। ये समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व की बात डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने महज ये शब्द नहीं डाला है, ये महज किसी से ली हुई चीजें नहीं है। जब संविधान इस देश को बाबा साहब ने अर्पण किया था तो बाबा साहब के ऊपर कुछ लोग टीका कर रहे थे, बोल रहे थे कि अंबेडकर ने यह समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व ये फ्रांस से लिया, फ्रेंच से लिया, फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से लिया। तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यह समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व ये मैंने किसी फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से नहीं लिया, तो ये मूल्य, ये तत्व, ये विचारधारा, ये मार्ग 2500 साल पहले इसी भूमि पर पैदा हुए महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान से। तो महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, जो पथ है, वो पथ बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। धम्म और संविधान, ये जो दो चीजें हैं, अगर तुम धम्म को और संविधान को बारीकी से देखो तो धम्म का सार संविधान में है, और संविधान ने जो इंसानियत की, प्रज्ञा की, शील की, करुणा की बात कही, समता, स्वातंत्र्य, न्याय की बात कही, वही मूल्य हमारे धम्म में भी है। तो धम्म को आगे बढ़ाना है, धम्म का विचार हमें वहां तक लेके जाना है जहां के लोग आज भी भूखे हैं, जहां के लोगों को आज भी कपड़ा नहीं मिलता, जहां के लोगों को आज भी छत नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन तो बहुत दूर की बात हो गई है। हेल्थ और एजुकेशन के लिए आज भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। 2 साल का ये जो पीरियड था कोरोना का, वो कोई तुमको आराम करने की जगह नहीं थी, वो कोई आराम करने का कालावधि नहीं था। कोरोना का ये जो कालावधि था, ये बाहरी संघर्ष का एक कालावधि था और अंदरूनी संघर्ष का भी एक कालावधि था। बाहर भी हमें हेल्थ के लिए कोरोना के साथ जूझना पड़ता था, तो आत्म परीक्षण का भी एक अच्छा अवसर इस कोरोना के पीरियड ने हमें दिया था। मैंने लॉकडाउन नाम की किताब निकाली है, कविता संग्रह में तो थोड़ा सा लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। लॉकडाउन नाम की एक मेरा कविता संग्रह है जो मैंने कोरोना के पीरियड में लिखा था। तो यह भारतीय संविधान की प्रास्ताविका में सम्मान की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं कि हम सभी लोगों को सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने का संकल्प करते हैं। फिर भी आज हमें यह देखने को पड़ता है कि आज भी
स्त्री वर्सेस पुरुष, महिला वर्सेस पुरुष, ये जेंडर बायस है, ये लैंगिक असमानता है। आज भी जात के आधार पर असमानता है, धर्म के आधार पर असमानता है, भाषा के आधार पर असमानता है, वर्ग के आधार पर असमानता है। फिर यह असमानता दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो यह असमानता दूर करने के लिए, और बाबा साहब ने जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कही, उस आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है वो जानना पड़ेगा, हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या है वो जानना पड़ेगा। जो हमें अलग अलग प्रकार का फ्रीडम संविधान ने दिया है, वो फ्रीडम क्या है वो जानना पड़ेगा। संविधान ने हमारे लिए जो न्याय की प्रोविजन क्या की है वो हमें जानना पड़ेगा। मूलभूत कर्तव्य जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसके साथ भी हमें हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या है वो भी समझना पड़ेगा। आर्टिकल 51 जिसे, तो आप जरा संविधान की किताब में जाइए, देखिए आर्टिकल 51 में क्या लिखा है, महसूस कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सम्राट अशोक का ताई ने उल्लेख किया, सम्राट अशोक प्रियदर्शी राजा, जिसने वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट अपने साम्राज्य में इंप्लीमेंट की थी। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, कि देश में रहने वाले हर नागरिक को अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण एवं आरोग्य प्रदान करने की जवाबदारी उस राज्य की है, उस देश के सरकार की है। हम सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो हमें आर्टिकल 46 को देखना पड़ता है। क्या कहता है आर्टिकल 46? सामाजिक न्याय। तो आर्टिकल 46 में यह प्रोविजन है कि यह सरकार देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का प्रोटेक्शन करेगी, और उनका कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसका केयर टेकिंग करेगी, सरकार करेगी। लेकिन जब हम इस धाराओं को देखते हैं और उस धाराओं को वास्तव में क्या एग्जीक्यूशन होता है तब हम देखते हैं, तो फिर हमें बाबा साहब ने जो इशारा दिया था संविधान सभा में, वो इशारा क्या था? बाबा साहब कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे इंप्लीमेंट करने वाले लोग अगर अच्छे ना हो तो संविधान कोई काम का नहीं रहता है। लेकिन संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले लोग अगर अच्छे रहे तो वहां उसके परिणाम अच्छे होंगे। मराठी में बाबा साहब ने कहा था, घटना कितीही चांगली असली तरी ते राबवणारे लोक कोण आहेत यावर त्या घटनेचे, त्या संविधानाचे यशापयश अवलंबून असते। आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे जे इशारे दिले होते, यह गर्भित इशारे बाबा साहब ने 25 नवंबर को संविधान सभा में दिए थे। तो इसीलिए हमें संविधान की प्रास्ताविका में लिखे शब्दों का अर्थ समझना होगा। संविधान में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य धोरण के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसे भी समझना होगा। और साथों साथ मी प्रथमता भारतीय है आणि मी अंतिमता भारतीयच आहे, ऐसा कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 2 महत्वपूर्ण भाषण दिए थे। पहला भाषण उनका 17 दिसंबर को हुआ था, 17 दिसंबर 1946 को पहला भाषण संविधान सभा में, और उनका अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को हुआ था। ये दोनों भाषण हमें पढ़ना होगा। जब भाषण, बाबा साहब का भाषण हम पढ़ेंगे और आज की स्थिति का मूल्यमापन करेंगे, आज की स्थिति का हम ऑडिट करेंगे, तो फिर हमें महसूस होगा कि बाबा साहब का मिशन कौन सा अधूरा है।
बाबा साहब का सपना कौन सा अधूरा है? बाबा साहब ने क्या चीजें हमें निर्देशित की थी? और हमारा भारत, हम भारत के लोगों का भारत आज कहाँ है? तो इसीलिए संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। संविधान के प्रास्ताविका का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व IAS अधिकारी जिनका नाम E.Z. खोब्रागडे है, उन्होंने यह आंदोलन 2005 में स्टार्ट किया था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने कार्यालय में बैठते समय कुछ अपने अधिकारियों को पूछा कि आप तो MPSC और UPSC के माध्यम से अधिकारी बने हैं, क्या आप जानते हैं कि आपकी नियुक्ति संविधान के किस धारा के अंतर्गत हुई है? तो मीटिंग में उपस्थित किसी अधिकारी ने यह बता नहीं पाए कि उनकी नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत हुई है। अगर अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं, क्लास 1 है, उनको ये पता नहीं, तो फिर आम नागरिक की बात तो दूर रही। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि स्कूलों में जैसे हम जनगण मन कहते हैं, जैसे हम भारत माझा देश कहते हैं, वैसे ही हम भारत के लोग, आम्ही भारताचे लोग, यह जो संविधान की प्रास्ताविका है ये स्कूलों में पठन किया जाए। और फिर उन्होंने नागपुर जिला परिषद, जिसे यहाँ जिला पंचायत कहते होंगे, तो जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव रहते हुए अपने अधिकार में उन्होंने नागपुर जिला परिषद में स्कूलों में संविधान के प्रास्ताविका का पठन का एक आंदोलन चलाया। फिर 2007 में स्कूली किताबों के पहले पन्नों पर प्रास्ताविका छापी गई। 2008 में राज्य सरकार ने संविधान दिन 26 नवंबर घोषित किया खोब्रागडे के प्रयासों से। और फिर यह आंदोलन और बढ़ता गया। E.Z. खोब्रागडे ने संविधान फाउंडेशन नामक संविधान का जागर करने वाली एक सामाजिक संगठन का निर्माण किया, जिसके माध्यम से पत्र व्यवहार किया, भारत सरकार को कई बार लिखा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। और फिर उनके प्रयासों से 2015 से जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, उसके 125वीं जयंती समता एवं सामाजिक न्याय वर्ष करके भारत सरकार ने सेलिब्रेशन किया था। तो उस उपलक्ष्य में भारत के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इस संविधान की प्रास्ताविका का पठन का कार्यक्रम केंद्र सरकार ने निर्देशित किया। अभी हमारे महाराष्ट्र के स्कूलों में सभी स्कूलों में संविधान के प्रास्ताविका का पठन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता। कल मैंने जानकारी ली, तो हम मध्य प्रदेश के नागरिकों का ये कर्तव्य, क्योंकि बच्चे स्कूलों में संविधान के प्रास्ताविका का पठन करेंगे तो वो शब्द सुनेंगे तो शब्द का अर्थ उन्हें मालूम होगा, शब्दों का अर्थ मालूम होगा तो वो शब्द का अर्थ जीने की कोशिश करेंगे। और जब शब्दों के अर्थों को खुद जीने की कोशिश करेंगे तो एक भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनेगा। तो भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और संविधान में लिखी हुई हमारे हक की लड़ाई विकासात्मक दिशा में लेके जाने के लिए, हमारे आर्थिक और सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए हमें संविधान पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा। यही आशा के साथ मैं यहाँ अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। आपने यहाँ बुलाया, हमें सम्मानित किया, इसलिए आभार प्रकट करता हूँ। और मैं वाणी को पूर्ण विराम देते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।